एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज का यह लेक्चर 6वां होगा। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर इसे देख लीजिएगा। तो यह किस में काम देगा? आपका आगामी ITI के एग्ज़ाम में और LP CBT 2 में जो पूछता है, तो उसमें 75 नंबर का क्वेश्चन पूछता है टेक्निकल से। तो ये सब क्वेश्चन उसमें भी आपका काम देगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में से ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं UP PCL TG2 का जो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो TG2 वाले भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और साथ साथ सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है पहला, 1 मेगा ओम यानी 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? यानी 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? देखिए, 1 मेगा ओम 10 पावर 6 होता है, ठीक है। 1 मेगा ओम बराबर 10 पावर 6 होता है। तो 10 पावर 6 को खोल दीजिए, तो यानी 6 ठे शून्य हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 देख लीजिए किस में 6 शून्य है आपका 2 4 6 ओम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि और सब में इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। बस ऑप्शन आपका जो सी है, सी में आपका 4 शून्य है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि 1 मेगा ओम बराबर 10 पावर 6 ओम होता है। तो 10 पावर 6 का मतलब 6 ठे शून्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तार स्थापन का विद्युत रोधन प्रतिरोध ... से कम नहीं होना चाहिए। यानी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायरिंग इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन। यानी कोई भी संस्थान में हम विद्युत तार स्थापन करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह कितना ओम से कम नहीं होना चाहिए। पहला 1 ओम से, दूसरा 1 मिली ओम से, तीसरा 1 किलो ओम से, चौथा 1 मेगा ओम से। तो दोस्तों, किसी भी तार स्थापन में जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है वह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1 मेगा ओम से अगर कम रहेगा तो हमें इंसुलेशन पे विद्युत शॉक लग सकता है, ठीक है। तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए वायर पे जो इंसुलेशन करते हैं तो उसको करते हैं ताकि हम इसको बाय द वे पकड़ भी लें तो हमें करंट न लगे, शॉक न लगे, ठीक है। तो कोई भी विद्युत रोधन होता है तो उस पर 1 मेगा ओम कम से कम रहना ही चाहिए, ताकि 1 मेगा ओम से अगर ऊपर रहेगा तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग ... भी कहलाती है। जो अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप होती है आल्सो कॉल्ड बैटन वायरिंग, दूसरा कैपिंग कैसिंग वायरिंग, तीसरा है कंसील्ड या डक्ट वायरिंग, चौथा लेड सीटेड वायरिंग। तो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को हम क्या कहते हैं? कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी कहा जाता है, यानी छिपी हुई या नलिका वायरिंग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है परमानेंट वायरिंग होती है, अस्थाई वायरिंग होती है। आपका जो बैटन वायरिंग की बात करें तो ये अस्थाई वायरिंग होती है, ठीक है। अस्थाई का मतलब कहीं आपका मेला हो गया या शादी ब्याह होगा, ऐसे स्थानों पे जहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए लगाए फिर हटा लिए, तो वहाँ पे अस्थाई वायरिंग हो जाती है। अस्थाई वायरिंग में बैटन वायरिंग प्रयोग में लाई जाती है, और अस्थाई जो वायरिंग होती है
जैसे कंसील्ड वायरिंग हो गई, केसिंग कैपिंग, ये सब आपका अस्थाई वायरिंग होती है, ये हमारे घर में प्रयोग किया जाता है। जो पट्टी की वायरिंग, बाहरी वायरिंग होती है घर में, वह केसिंग कैपिंग वायरिंग होती है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंसील्ड या डक्ट वायरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का अभिलक्षण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। पहला जीरो आयरन लॉस, दूसरा नो मैग्नेटिक लीकेज, तीसरा जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस और चौथा आपका है 50% कॉपर लॉसेस, यानी 50% कॉपर लॉस। तो दोस्तों इसमें पूछा है आपका निम्न में से कौन सी किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का अभिलक्षण नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों डी होगा, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी जीरो लॉस होना चाहिए तभी वो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पे तीनों तो सही दिया है। पहला जीरो आयरन लॉस, ये भी सही है। दूसरा नो मैग्नेटिक लीकेज, उसमें कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं होना चाहिए। तीसरा जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मान भी जीरो होना चाहिए। लेकिन चौथा दे दिया है 50% कॉपर लॉस, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस भी जीरो होना चाहिए, है ना। आयरन लॉस जब आपका जीरो है तो कॉपर लॉस भी जीरो होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ट्रांसफार्मर के बारे में। आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। यह क्या करता है, वोल्टेज और करंट को इंक्रीज डिक्रीज करता है, और यह पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वह पावर को, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, बस किसको चेंज करता है, वोल्टेज को और करंट को। ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करा देंगे। जब वोल्टेज हमारा स्टेप अप होगा उस समय करंट का मान कम होता है, वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, और जब वोल्टेज स्टेप डाउन होगा उस समय वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे आप। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन रॉड्स पर उनके बमबारी करने से पहले न्यूट्रॉन को धीमा करने में कौन सहायक होते हैं। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन रॉड्स पर उनके बमबारी करते हैं तो उससे पहले न्यूट्रॉन्स को जो कंट्रोल करता है, धीमा करने में जो सहायक होता है, वह मॉडरेटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉडरेटर कहा जाता है। ठीक है, मॉडरेटर में क्या क्या आता है, जैसे ग्रेफाइट आ जाता है और D2O आता है, तीसरा हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो ये सब ग्रेफाइट हो गया, D2O हो गया और हाइड्रोजन, ये सब मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। क्योंकि हम यूरेनियम 235 और थोरियम जो होता है उससे बमबारी कराते हैं, तो बमबारी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हमें देता है, तो उसे क्या करते हैं, शुरुआत में कंट्रोल करते हैं, मॉडरेटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जो मंदक कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे हम नाभिकीय ऊर्जा से उसको हम एक टरबाइन के सहारे उस पर टरबाइन पे फोर्स कराते हैं, जो टरबाइन चलती है जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम जैसे डीजल हो गया, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हो गया, इससे भी हम विद्युत पैदा करते हैं। तीसरा हमारा हाइड्रोजन हो गया और चौथा हमारा थर्मल पावर प्लांट हो गया, जो कोयला वगैरह से पावर प्लांट चलता है और हमें शक्ति जनरेट करके देता है। तो ये सब हमारे शक्ति जनरेशन के माध्यम होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो यूपीएस होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो यूपीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन आपका डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। यूपीएस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जो कंप्यूटर होता है, पीसी हमारा जो होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में अचानक हमारी लाइट वगैरह कट जाती है तो 10 से 20 मिनट तक क्या करता है, वह यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर ऑन रहता है तथा जो भी हम अपना वर्क कर रहे हैं पीसी पे तो हमारा डाटा सेव रहे। ठीक है, नहीं तो लाइट कट जाएगी तो वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे हम जो भी कार्य किए रहेंगे वह पूर्ण नहीं हो पाएगा और फिर से डिलीट होकर फिर से रीओपन हो जाएगा। तो इसलिए यूपीएस का वहीं पे प्रयोग किया जाता है पीसी वगैरह में, जहाँ पे 10 से 20 मिनट सप्लाई हमें बरकरार रखी जाए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इलेक्ट्रीशियन का इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डुअल स्टार्टर, जो डुअल स्टार्टर होता है डॉट 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 के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बात करें डुअल स्टार्टर, तो डुअल स्टार्टर में क्या होता है, 5 HP तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डुअल स्टार्टर जो है, डुअल स्टार्टर यह 5 HP तक प्रयोग किया जाता है। किस मोटर में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार के स्टार्टर होते हैं। पहला हो जाए आपका डुअल स्टार्टर, दूसरा हो गया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, 5 HP से 20 HP के बीच प्रयोग किया जाता है सिर्फ स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में। तीसरा हो जाता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो 20 HP से ऊपर वाली जो हमारे मोटर होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, शुरुआती में हमारा करंट का जो मान होता है 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके बाद जब नॉर्मल आपका रनिंग मोड हो जाता है तो इसे ऑन नॉर्मल कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार हो गया। और चौथा हो गया आपका स्लिप रिंग स्टार्टर, जो स्लिप रिंग या वाउंड रोटर मोटर होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायरल केज में मेनली 3 प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। पहला डुअल स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर और तीसरा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसमें पूछा है डुअल स्टार्टर डॉट 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 के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पहला कट पार्ट इन वायरिंग एट अदर साइड ऑफ मोटर, दूसरा ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज, तीसरा इंटरनल फॉल्ट, चौथा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सहायक संपर्क होता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, उसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, डुअल स्टार्टर में बात करें, डुअल स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, तो डुअल स्टार्टर 5 HP तक के मोटर में लगाया जाता है। फार ओवर, जैसे ओवर वोल्टेज हो गया या ओवर करंट हो गया तो उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और आपका 5 HP तक तो प्रयोग किया ही जाता है। और डुअल स्टार्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई लाइन को चेंज नहीं करता है, ना ही वोल्टेज को चेंज करता है, करंट को चेंज करता है। सेम जो इनपुट में करंट देते हैं वो आउटपुट यह देता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे डुअल स्टार्टर से, और क्या होता है क्या नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सहायक संपर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकत्व का कौन सा पैरामीटर टेस्ला की इकाई में मापा जाता है, तो टेस्ला होता है 1 टेस्ला बराबर
1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका और कौन इकाई होता है ये पूछा है। पहला मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ रिलक्टेंस होता है, तीसरा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चौथा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। ठीक है, तो दोस्तों टेस्ला का एक और जो मात्रक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी इसे किससे दर्शित करते हैं, बी से। बी बराबर 5/A होता है, या इसे 1 टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, टेस्ला भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सा पैरामीटर टेस्ला की इकाई भी मापी जाती है, तो टेस्ला बराबर होता है बी भी, यानी बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सेतु मतलब ब्रिज, दृष्टिकारी ब्रिज रेक्टिफायर की एक हानि है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर की 4 में से कौन एक हानि है। पहला ऊर्मिका वोल्टता निम्न होती है, दूसरा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में डायोड की संख्या अधिक होती है, तीसरा परिणामित का उपयोग गुणक ज्या होता है, चौथा है सेतु दृष्टिकरण अर्ध तरंग दृष्टिकारी से 2 गुना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में इसमें जो है डायोड की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए हाफ वेव में कितना डायोड होता है, 1 डायोड होता है। बात करें फुल वेव में कितना होता है, 2 डायोड होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर में कितना होता है, 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 डायोड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 4 डायोड होता है। बात करें जो डायोड जो होते हैं रेक्टिफायर जो होते हैं क्या करते हैं, वह एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक है, जो एसी होता है एसी वोल्टेज उसको डीसी वोल्टेज में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हाफ वेव की तुलना में डायोड की संख्या ज़्यादा होती है। हाफ वेव में कितना होता है, 1 डायोड, फुल वेव में पूछेगा कितना होता है, 2 डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में कितना होते हैं, 4 डायोड होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय विद्युत आपूर्ति की जनिक आवृत्ति एफ कितनी होती है। तो भारतीय विद्युत की जो जनरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें आपका अमेरिका वगैरह का जो डेवलप कंट्री है तो उसका 60 हर्ट्ज पे आवृत्ति वेरिएबल होती है। तो हमारे यहाँ क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है, और इसमें 2 से 3% आपका 3% वेरिएबल होती है, यानी 50 ± 3%। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 50% होती है भारत की फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है 3 फेज प्रेरण मोटर के घूर्ण की दिशा को परिवर्तित किए जाने के लिए क्या करना चाहिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसका जो रोटेशन है उसको चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहला अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर में बदल देना चाहिए, दूसरा स्टार्टर को बदल देना चाहिए, तीसरा किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल देना चाहिए, चौथा है मुख्य स्विच को बदल देना चाहिए। तो देखिए प्रेरण मोटर है तो प्रेरण मोटर में जो किन्हीं 2 फेज हैं, किन्हीं जो 2 फेज हैं उसको आपस में क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। 2 फेज को आपस में बदल देंगे तो मोटर का जो घूर्ण दिशा है वह परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं।
करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लेकर अपने चैनल पे आते रहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।